अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वो है स्टैंडिंग और सिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, चाहे वो डिराइव पोजीशन से हों या ये वाली स्टार्टिंग फंडामेंटल पोजीशंस हों। अब डिराइव पोजीशन को अगर आपने समझना है तो आपको फंडामेंटल पोजीशंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ आपके लिए ये है कि एक स्टैंडिंग आपके लिए मुश्किल होगी, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशंस आपने अगर कर ली है ना, इसका मसल वर्क आपको समझ में आ गया, इसकी पोजीशन आपको समझ में आ गई है, तो बाकी सारी पोजीशंस करना ना बहुत आसान हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप पहले इस पोजीशन को समझ लें, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ना दिखा देती हूँ कि पहले आप पिक्चर देख लें कि स्टैंडिंग पोजीशन होती किस तरह से है, ठीक है। तो फिर हम इसका ना ये देखते हैं। मेरी बुक के गंद पे नहीं जाना, क्योंकि मेरी बहुत एक तो पुरानी बुक भी है और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लिखती हूँ किताबों पे, तो इसलिए ऐसी गंदी हुई होती हैं। तो हम ना ऐसे करते हैं, पहले पोजीशंस देख लेते हैं। अच्छा देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फंडामेंटल ना स्टैंडिंग पोजीशन है, ये अनैटमिकल पोजीशन है, ठीक है। अनैटमिकल पोजीशन में आप देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। आपने हैंड फीट इस सारी चीज़ों को आपने फोकस करना है, ठीक है। हमारा जो गोल है ना वो है कि हमने फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन को देखना है। ये इस तरह से है। चलें हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं और फिर मैं आपको यहाँ से ना दिखाती जाती हूँ कि किस तरह से है। देखें, हमने देखना है कि उन्होंने कहा कि दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द फंडामेंटल पोजीशन। एक तो ये एमसीक्यू के तौर पे भी आ जाता है कि कौन सी डिफिकल्ट पोजीशन है, वो हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्यों डिफिकल्ट होती है? क्योंकि बॉडी जो है एक तो बैलेंस होनी चाहिए और स्टेबलाइज होनी चाहिए, इनकरेक्ट अलाइनमेंट। तो इसलिए बच्चों के लिए तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पोजीशन होती है। बच्चे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उनमें बैलेंस नहीं होता, उनमें स्टेबलाइजेशन नहीं होती है, उनमें मसल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दैट्स वाई वो खड़े नहीं हो सकते हैं। तो स्टैंडिंग डिफिकल्ट है, क्वाइट डिफिकल्ट पोजीशन है। अब इसमें होती क्या है, हम ये पोजीशन किस तरह से अटेन करा सकते हैं? देखो, उन्होंने कहा कि हील्स टुगेदर होनी चाहिए और सेम लाइन में होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो हील्स किस तरह से हैं, हील्स किस तरह से हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और वो सेम लाइन में हैं। लेकिन बात अगली आ जाती है कि टोज जो हैं वो थोड़े से जो है ना स्लाइटली अपार्ट होने चाहिए। अब वो इस पोजीशन से आपको नज़र भी आ रहा होगा, हील्स बेशक साथ हैं लेकिन आपके ये, चलो मैं थोड़ा सा ना फोकस कर लेती हूँ इस पर कि हील्स करीब में है, टोज में थोड़ा सा डिफरेंस है, नज़र आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। तो हील्स जो है वो एक दूसरे के साथ होनी चाहिए और सेम लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता एक आगे पाँव है एक पीछे पाँव है, ऐसे नहीं होता। फंडामेंटल पोजीशन जब आपने बतानी है तो पहले हम बात करते हैं, हम ना क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम शुरू करते हैं पाँवों से, ऊपर जाएंगे सर की तरफ। तो पाँवों से हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हील के बारे में बात करनी है कि हील की पोजीशन जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए, सेम लाइन में होनी चाहिए और टोज का थोड़ा सा स्लाइडली पार्ट होना चाहिए। अब हम ऊपर चलते हैं नीज की तरफ। आप बेहतर होगा कि आप ना बुक खोल लो, ठीक है। बुक खोल के साथ में आप समझते जाओगे ना तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नीज जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, टुगेदर एंड स्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड वाला, क्या पॉइंट है कि नीज जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, टुगेदर एंड स्ट्रेट। और वो आपको यहाँ से नजर भी आ रही होंगी, टुगेदर एंड स्ट्रेट नीज हो गई। उसके बाद हम हिप्स पे जाते हैं। हिप्स जो है वो एक्सटेंडेड होनी चाहिए, लैटरली रोटेटेड स्लाइडली। अब आपको ना ये पोजीशन आप जब पढ़ोगे ना एमएमटी तो आपको पता चलेगा कि नी एक्सटेंशन क्या होती है, हिप एक्सटेंशन क्या होती है, हिप फ्लेक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे जब फंडामेंटल पोजीशन हम अटेन कर आ रहे हैं तो हिप्स जो है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड होनी चाहिए और लैटरली रोटेटेड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम हिप्स के बाद हम बात करते हैं पेल्विस के बारे में। पेल्विस जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए ऑन द फेमरल हेड, और होता भी इस तरह से है ना, मतलब अगर आप बात करो कि ये जो है ये हाँ पेल्विस की पोजीशन है हमारी, मतलब हिप बोन को कह रहे होते हैं ना, तो नीचे फीमर है, ठीक है। फीमर और एसिटेबुलम के दरमियान जो जॉइंट बन रहा होता है और आपने इस तरह से, मतलब हमने क्या करना है कि पेल्विस जो है वो बैलेंस होनी चाहिए फीमर के हेड के ऊपर, ठीक है, यानी कि टिल्टिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है स्पाइन की बात, यानी कि मैंने कहा था ना नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। स्पाइन की बात आ रही है तो स्पाइन जो है वो स्ट्रेच होनी चाहिए टू अ मैक्सिमम लेंथ। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, आप बिल्कुल ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं खड़ा होना कि जैसे कुब निकला हुआ होता है, आप झुक के खड़े हुए होते हो। मतलब बहुत सारी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं ना, तो और हमें पता भी नहीं होता, ये अनकॉन्शियसली हम खड़े हुए होते हैं, लेकिन बाद में जब दर्द हो रही होती है कमर में, पट्ठे में और गर्दन में, तो फिर पता चलता है कि हाँ यार ये तो बहुत गलत पोजीशन थी हमारी। तो इस तरह से होता है कि आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेच होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ पे होनी चाहिए। वर्टेक्स की बात आ जाती है, ऊपर की तरफ हमारे हैं तो वो क्या होना चाहिए जी, थर्स्ट अपवर्ड एंड ईयर्स आर एट लेवल एंड आईज लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपकी आईज जो है बिल्कुल सीधा देखनी चाहिए, ठीक है, लाइन के साथ। अच्छा, उसके बाद हम शोल्डर्स की बात कर लेते हैं, शोल्डर्स डाउन एंड बैक, ठीक है। अब मसला पता क्या होता है, मतलब ना हमारी इस पोजीशन का होता है, ये शोल्डर वाली पोजीशन का। ये अक्सर कंधे ना, अभी मुझे भी ये यकीन कर लें कि आप बैठे हुए होंगे ना, आपके कंधे आगे होंगे, ऐसे ही होगा। तो आप इस तरह से नहीं बैठेंगे। बात जो सही है वो ये है कि शोल्डर्स जो है वो डाउन होने चाहिए एंड बैक की तरफ थोड़े से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी बाजू रह गए। आर्म्स की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, आर्म्स जो है हैंग लूजली बाय द साइड, और जो कि आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है, लूजली बाय द साइड, पाम फेसिंग इनवर्ड टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। यहाँ तक ये हमारी पोजीशन थी जो कि कंप्लीट हो गई है। और लेकिन ये एनाटॉमिकल पोजीशन के साथ नहीं, इसको मिक्स कर लेना। इसमें आपके पास आर्म्स जो है वो साइड के साथ नहीं है, पाम भी इनवर्ड में नहीं है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन में आर्म्स का डिफरेंस है। तो इस पोजीशन को अगर आप जहन नशीन कर लेते हैं ना, दिमाग में बिठा लेते हो, तो आपको लिखना बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसका ना थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं ताकि शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा।
तो ये देखो क्या था, हील्स की देखो आप टुगेदर इन स्ट्रेट, टुगेदर इन सेम लाइन और टो स्लाइडली अपार्ट हैं, नीज जो टुगेदर एंड स्ट्रेट, हिप्स जो हैं वो बिल्कुल एक्सटेंडेड हैं, लैटरल रोटेटेड हैं, पेल्विस बैलेंस है फीमर के ऊपर, स्पाइन जो है वो स्ट्रेच है, वर्टेक्स अपवर्ड में है, शोल्डर डाउन एंड बैक हैं, आर्म जो है वो लूजली साइड बाई साइड हैं और पाम जो है वो फेसिंग इनवर्ड है। बस इसी पोजीशन को आपने सिंपल याद करना था और बेहतर है कि आप अपने ऊपर ना एक्सपेरिमेंट कर देंगे। तो अभी शीशे के आगे खड़े हो जाओ और आप इसको जो है ना देखो, साथ के साथ बुक से भी देखो और साथ के साथ आप अपनी पोजीशन भी अटेन करो। जब आप विजुअलाइज करते हो अपने आप को भी, जब आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपकी पोजीशन कभी भी नहीं भूलेगी, कभी भी नहीं भूलेगी, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी हवे वाली चीज़ नहीं है। आगे हम चलते हैं मसल्स के ऊपर। ठीक है, मसल्स का जो भी वर्क है उसको हम नोटिस करते हैं। अब ये जो हमारी बुक में पेज है ना, ये तो देख के डरा देते हैं, ये ऐसा ही होता है। अब एक तो ये इसमें छोटी छोटी वर्ड लिखे हुए हैं बिल्कुल, और इतना बड़ा हुआ है, ना कोई हेडिंग बनाई हुई है, ना कोई हाईलाइट हुआ है, तो इसको मुझे पता है यहाँ से याद करना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन याद तो करना है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो बेहतर है आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लो। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो बनाना शुरू कर दो, वैसे अच्छी बात है, कहीं नहीं किए तो कम से कम आपके नोट्स होने ही चाहिए। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं कि मसल वर्क जो ज़रूरी है मेंटेन द पोजीशन करने के लिए, इस पोजीशन को ज़ाहिर है अगर हम खड़े हुए हैं तो मसल्स जब तक कोई काम नहीं करेंगे तो हम सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, हम जो है नहीं कर सकते। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले ना हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं। मतलब ऊपर की बकवास अभी फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटे से कम टाइम में इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, हम शुरू करते हैं यहाँ से। बात करनी है सबसे पहले इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट। बेहतर होगा कि हम टेबल से याद करें। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है जी इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट, क्योंकि हमने कहाँ से शुरू की थी पोजीशन, हमने फीट से ही शुरू की थी ना। हमने देखा था कि हमारी जो नीज थी वो एक दूसरे के साथ मिली हुई थी, सेम लाइन में थी, और टोज जो थे वो स्लाइडली अपार्ट थे। पाँवों से जुड़ेगा था, अब मसल्स भी हम पाँवों से ही शुरू करेंगे। हमारे पाँव में होते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट। अब ये सारे मसल्स का जो चक्कर है वो एनाटमी में है। अब एनाटमी में आपको याद करने पड़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट कहाँ पे होते हैं। वो काम करते हैं फीट को स्टेबलाइज करने में और प्रिवेंट्स द टो फ्रॉम कर्लिंग। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि हमारे जो फीट हैं, इसको मैं थोड़ा सा देखो, हमने कौन सी पोजीशन पढ़ी थी, ये देखो हमारी जो फीट हैं बिल्कुल क्या हैं, स्ट्रेट में। ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल कर्ल में चले जाएं, बिल्कुल ये स्ट्रेट रहते हैं, सीधे रहते हैं, फर्श के ऊपर रहते हैं। तो किसकी वजह से रहते हैं? इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट की वजह से रहते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट की वजह से। तो ये आपने मसल्स तो खैर याद ही रखने हैं। फीट के कौन से मसल्स, तो मे भी एमसीक्यू भी आ जाए, मेरे ख्याल से मैंने लगाया हुआ है। हाँ ये देखो आप, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है कि इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट जो है वो काम करते हैं किसके लिए? स्टेबलाइजेशन के लिए, और प्रिवेंट करते हैं टो कर्लिंग को। फिर उसके बाद एक प्लांटा फ्लेक्सस होते हैं। ये मसल्स के नेम, अच्छा ये काइनी में ना बहुत अच्छी चीज़ है कि मसल्स के नेम नहीं याद करने पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम एनाटॉमी करते हैं ना, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, अला फला। अब यहाँ पे मसल्स हैं, आपको सिंपल बस फंक्शन के हिसाब से ना नाम याद करना है। प्लांटा फ्लेक्सस हैं, क्या करवाएंगे? वो प्लांटा फ्लेक्शन कराएंगे ना। अब क्या करते हैं वो? बैलेंस द लोअर लेग ऑन द फिट। ठीक है, लोअर लेग। अब आपको ये ना कहना कि लोअर लेग का नहीं पता, आपको होगा, पता ही होगा। खैर ये देख रहे हो कि ये हमारे पास होती है, ये होती है लोअर लेग। ठीक है, अब ये जो है फीट के ऊपर बैलेंस्ड है। आप ऐसे नहीं मुड़ के बैठ नहीं जाते, ये बिल्कुल एक बैलेंस पोजीशन में रहती है। और वो किस वजह से रहती है? उन्होंने मसल्स के नेम भी बता दिए हैं, वो प्लांटा फ्लेक्सस की वजह से रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉर्सी फ्लेक्सर्स। डॉर्सी फ्लेक्सर्स जो है वो काउंटर बैलेंस कर देते हैं प्लांटा फ्लेक्सस के एक्शन को। देखो हमने पढ़ा था ना, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को करते हैं। आपने इसमें मसल वर्क भी पढ़ा होगा। जो है ना, मतलब एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, साइनर्जिस्ट होते हैं, फिक्सेटर्स होते हैं, पढ़े थे ना 4 ग्रुप डिफरेंट मसल्स के। अब एगोनिस्ट वर्क करता है तो साथ में एंटागोनिस्ट उसके ऑपोजिटली वर्क करता है। जिस तरह से अगर हम बाइसेप्स में करा रहे हैं या मतलब फ्लेक्शन करा रहे हैं हम अपनी, तो एक्सटेंशन किस में होगी? ट्राइसेप में एक्सटेंशन होगी। तो अगर प्लांटा फ्लेक्सर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं तो डॉर्सी फ्लेक्सर्स उसको अपोज करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे प्लांटा फ्लेक्सर्स के एक्शन को। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा? मतलब बैलेंस में हो जाएगा। ठीक है, फुट बैलेंस में आएगा। फिर अगली बात आती है, अब ये सारे अभी पाँवों का सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल ये भी फीट के हैं, ये भी फीट के हैं, ये भी फीट पे है, और इवर्टर्स भी फीट में हैं। वो क्या करते हैं? इवर्टर्स जो हैं वो काउंटर बैलेंस करते हैं एक्शन ऑफ द इन्वर्टर्स को, और प्लेसेस द बॉल ऑफ ग्रेट टो ऑन द ग्राउंड। ठीक है, बॉल ऑफ ग्रेट टो ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये जो हमारे पाँव का जो है ये अंगूठा होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है मतलब ये फुट के ऊपर बैलेंस रखते हैं। किसके बारे में ये कह रहे थे भला? ये बात हम कर रहे थे इवर्टर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद पाँवों का हो गया सीन कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं नीज़ के ऊपर। नीज़ के ना एक्सटेंसर्स होते हैं जो वर्क स्लाइडिंग करते हैं, क्योंकि देखो आपने ना कैसे याद रखना है, जैसी पोजीशन है वैसा ही मसल वर्क है, जैसी पोजीशन है वैसा ही मसल वर्क है। किस तरह से कि हमने कहा था कि जो हमारी हील्स हैं, अच्छा चलो हील के नहीं, हम नी के बारे में बात करते हैं। नीज़ जो है वो टुगेदर एंड स्ट्रेट होनी है, नीज़ जो है वो एक्सटेंडेड होती हैं। अगर नी एक्सटेंडेड हैं तो हमारे मसल्स भी कौन से काम करने चाहिए? मसल्स भी हमारे एक्सटेंड से
एक्सटेंसर्स काम करने चाहिए। नी एक्सटेंसर्स हैं, नी एक्सटेंडेड थी तो नी के एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं, हिप एक्सटेंडेड थी तो हिप के एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं, हिप लैटरली रोटेटेड थी तो हिप के लैटरल रोटेटर काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है ये। जैसी पोजीशन है वैसा मसल वर्क है, जैसी पोजीशन वैसा मसल वर्क, ठीक है। तो ये हमने कहाँ तक बात कर ली? हिप तक बात कर ली। अगला हम मसल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात करनी है स्पाइन के बारे में, ठीक है। स्पाइन हमने क्या कहा था? स्पाइन एक्सटेंडेड होती है तो स्पाइन के एक्सटेंसर्स काम करेंगे, ठीक है, और वो उसकी वजह से हमारी जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। लंबर के फ्लेक्सेस आ रहे होते हैं, ठीक है। लंबर फ्लेक्सेस में क्या करते हैं? वो प्रिवेंट द ओवर एक्शन ऑफ लंबर एक्सटेंसर्स। अब मैंने कहा है ना कि मतलब प्लांटर फ्लेक्सेस डॉर्सी फ्लेक्सेस को काउंटर बैलेंस करते हैं, इवर्टर्स इन्वर्टर्स को काउंटर बैलेंस करते हैं, फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स को काउंटर बैलेंस करते हैं, और मेंटेन द करेक्ट एंगल ऑफ द पेल्विक टिल्ट, सपोर्ट द एब्डोमिनल विसराज। जो हमारे एब्डोमेन के विसराज होते हैं ना, उनको एक दूसरे, वैसे भी हमारे जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं वो हमारे एब्डोमिनल विसराज को सपोर्ट करते हैं। अब अभी आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, एब्डोमेन पेल्विस सेकंड ईयर में होता है, ठीक है। तो आप एब्डोमेन के मसल्स पढ़ोगे, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, जो हमारे एब्डोमिनल विसराज को हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स, मतलब हमारा लंबर हो गया, स्पाइन होगी, मतलब कमर से अब आप ऊपर आ रहे हो, अब आपकी जो है ना गर्दन की बारी आती है। प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स हमने कहा था कि वो हमारी बिल्कुल थर्स्ट, जो हमारा वर्टेक्स है, नेक है हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट में रहती है। अब उसमें क्या होता है कि कंट्रोल्स द एक्सटेंसिव नेक एक्सटेंशन एंड स्ट्रेटन्स द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन को भी देखो यार, बस सीधी सीधी है, सीधी रखनी है पोजीशन को, कहीं पे ओवर फ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। आप स्ट्रेट सीधी पोजीशन रखो जिस तरह से आपने पॉस्चर में पढ़ा था, ठीक है। फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स ऑफ द अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट, अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट जो हम मतलब इसमें पढ़े होते हैं, C1 में होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे अभी ऊपर होता है अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट। एटलस किसको कह रहे होते हैं? C1 को कह रहे होते हैं ना, ठीक है। और ऑक्सिपिट है जो चलो आसान लफ्ज़ों में देखो तो एंड, जो खोपड़ी का एंड वाला हिस्सा होता है, स्कल का आखिरी वाला पार्ट होता है, उसको कह रहे होते हैं अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट, वहाँ पे बन रहा होता है। तो उसमें उन्होंने क्या बात कही है कि अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट जो है कहाँ पे था भला? एब्डोमिनल विसराज वर्क रेसिप्रोकली, हाँ ये रहा ना। प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स एक्सटेंसिव नेक एक्सटेंशन को कंट्रोल करते हैं, और फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स जो हैं अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट के, वो रेसिप्रोकली वर्क करते हैं टू बैलेंस द हेड को बैलेंस करने के लिए। मैंडिबल के जो एलिवेटर्स हैं वो माउथ को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ना मसल्स की बातें हो रही हैं, और कुछ मसल्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली हैं, कुछ आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। मैंडिबल के भी एलिवेटर्स होते हैं, जिन्होंने क्या करना होता है? मैंडिबल को बंद करना होता है। ये जो आप कह रहे होते हो, मतलब मैंडिबल कहाँ होती है? मैंडिबल की बोन भी चलो मैं दिखाई देती हूँ आपको, ये नीचे ये होती है मैंडिबल, ठीक है। ये ऊपर बंद किया हुआ होता है, जिस तरह से मतलब हम जिस तरह मुंह बंद करते हैं ना खाने के लिए, चबाने के लिए, जो भी है, ठीक है। तो वो हमारे पास मैंडिबल्स को एलिवेट करती हैं। और स्कैपुलर के रिट्रैक्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं रिट्रैक्टर्स? रोम्बॉइड्स होते हैं। ये तो खैर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ही लिया था। तो वो मसल्स जो हैं वो काम करते हैं जब हम मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं ना, तो स्कैपुला को वो क्या कर रहे होते हैं? ड्रॉज द स्कैपुला बैकवर्ड। और आर्म्स तो हमारी वैसे भी क्या होती हैं? रिलैक्सड होती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई थी ना इस पेज के ऊपर, इसको हमने शॉर्ट लिस्ट करके वो टेबल में दिखा दिया। देखो कोई भी बात ऐसी नहीं है जो यहाँ से रह गई हो, तो बेहतर होगा कि आप भी चाहे तो नोट्स बना लो, चाहे तो जो मर्जी करना है, जिस तरह से बना। मेन चीज़ ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। मसल्स का ना बस ऐसा ही होता है, इसको थोड़ा सा रट्टा चाहिए होता है, लगाना पड़ता है। अब ये तो है।